साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास के श्रृंखला में। और आज क्वेश्चन आवर का दिन है और क्वेश्चन आवर के सेशन में ये नाइट सेशन के अंतर्गत साइंस का पहला क्वेश्चन आवर होने जा रहा। जो हमने कहा था कि प्रतिदिन रात्रि 9:30 PM में एक क्वेश्चन आवर होगा 10 के दम के रूप में, जिसमें एक क्वेश्चन आवर हम करा चुके हैं आर्ट्स का पहला सेक्शन और ये साइंस का पहला क्वेश्चन आवर होने जा रहा है। तो इसको जरूर देखें, इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में शेयर करें ताकि ये ग्रुप बड़ा बन सके और आपके क्वेश्चन आवर में आपके क्षमता का आकलन सही तरीके से हो सके कि आप में कितना दमखम है साइंस का, आर्ट्स का, करंट अफेयर का या जो भी विषय है वो सभी विषय के बारे में आप कितना स्टडी कर रखे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी अच्छी है कि नहीं है, ये सब आप आकलन कर सकते हैं और अपने कमजोर पॉइंट को दूर करके अपने तैयारी को एकदम सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 10 के दम का साइंस का पहला क्वेश्चन आवर। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और क्वेश्चन आवर 10 के दम में आज हमने 11 क्वेश्चन दिया, जिसमें 9 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है और 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से जो हम करा रहे हैं उससे। तो इसी तौर पर आपको क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहना है। क्या पूछा जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इसको जो जानते हैं बनाने के लिए मुश्किल से 2 से 4 मिनट चाहिए, लेकिन यहां पर हम लोग को सीखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है इस क्वेश्चन के माध्यम से, इसलिए टाइम लगेगा। तो जो भी समय दिया जाता है उस पर कंसंट्रेट होकर फोकस करें और इसके डिस्कशन पर ध्यान दें कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, डील करते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पहला पॉइंट कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक्यूरेसी पर ध्यान रखना है। 10 में से 2 जानते हैं 2 बनाएं, 9 को न छुएं। आप अंदाजा पर, अनुमान पर सवाल बनाने के आदत को बिल्कुल बंद कर दें, वही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्यूरेसी सबसे बड़ा की फैक्टर है इस क्वेश्चन आवर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो विज्ञान का क्वेश्चन है। कह रहा है कि केला का पौधा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केला का प्लांट, बनाना प्लांट हम लोग आसपास देखते हैं, वो पौधा होता है। पहला ऑप्शन है एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री, तीसरा अबीजपत्री या सभी। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को, तो हम समझा देते हैं। एक बीजपत्री मतलब बीज अगर निकाला जाए तो उसमें 1 दाना हो तो कहेंगे एक बीजपत्री है। अगर बीज निकाले उसमें 2 दाना हो तो कहेंगे 2 बीजपत्री है। और अगर बीज में कोई पत्र ही ना हो तो कहेंगे अबीजपत्री है। और चौथा ऑप्शन सभी है। जैसे चना को छीलते हैं बाहर से कवर तो 2 दाना निकलता है, तो चना द्विबीजपत्री है। अगर चावल का दाना निकाले धान को छील करके तो 1 ही दाना निकलता है, तो वो एक बीजपत्री है। तो उसी रूप में पूछ रहा है कि केला का बीज जो होता है वो कैसा होता है, एक बीजपत्री की द्विबीजपत्री की बीजपत्र होता ही नहीं है या सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर जो है वो एक बीजपत्री है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मली सभी को लगता है कि केला में बीज नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केला में बीज होता है। भले हम लोग उस बीज को देखते नहीं हैं या उतना दिन तक हम लोग समय का इंतजार नहीं करते हैं, केला को पहले ही तैयार होने से पहले ही, बीज के बनने से पहले उसको हम लोग समाप्त कर देते हैं। लेकिन अगर बीज को देखा जाएगा तो ध्यान रखना है कि बीज का जो एक बीजपत्री या 2 बीजपत्री की बात आती है तो कोई का भी आपसे पूछा जाए तो आप उसके पत्तियों पर ध्यान देंगे। और अगर पत्ती ऐसा दिखे तो उसके आधार पर आपको अनुमान लगा लेना है कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है। तो एक पत्ता ऐसा होता है पौधे में और एक पत्ता ऐसा होता है ऐसे। तो ऐसा अगर दिखे लाइनिंग तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है। तो ऐसा जो होता है ये द्विबीजपत्री होता है और ऐसा जो होता है वो एक बीजपत्री होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आप केला का पत्ता देखेंगे तो ऐसे ऐसे लाइनिंग रहेगा, उसमें दाना दाना लाइनिंग नहीं होगा। यहां क्या है, अमरूद का पत्ता देखें या हमने अभी नाम लिया था किसका, तो हमने देखा था एक बीजपत्री, हमने चना का बात किया था। तो चना का पत्ती देखें तो ऐसा होता है, आम का पत्ता ऐसा होता है। तो ऐसा पत्ता होगा तो द्विबीजपत्री और ऐसा पत्ता होगा तो एक बीजपत्री। तो यहां याद करने की झंझट नहीं है कि कौन क्या है। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, आपसे कोई भी पूछेगा आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आंसर क्या होगा, तो एक बीजपत्री होगा। तो पहला का सवाल सबको सही होना चाहिए, किसी से भी गलती की उम्मीद हम नहीं करते हैं, तो ध्यान रखना है। और बिल्कुल
एक एक क्वेश्चन की एक्यूरेसी पर ध्यान दें। एक एक क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट है और हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और आसानी से आप हर विषय का एक मजबूती से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल है। कहता है कि एक पति का रक्त समूह बी है तथा पत्नी का रक्त समूह ए बी है, तो बच्चे में किस रक्त समूह की संभावना सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस से कि एक हस्बैंड है जिसका ब्लड देखा जाए तो उसका रक्त जो ब्लड है वो बी ब्लड ग्रुप है और उसका वाइफ जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, और इन दोनों से एक बच्चा जन्म ले तो उस बच्चे में कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक होने की संभावना है। चार ही ब्लड ग्रुप होता है मानव में, ए बी और ओ, तो इसमें कौन ज्यादा होने की संभावना है ये पूछ रहा। तो कौन होगा ये, इसको करने के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, रटेंगे नहीं कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हो तो ये हो जाएगा, ये रटेंगे तो नहीं बनेगा। आप एक सवाल रट करके आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन बदलेगा, आपसे नहीं बनेगा सवाल। तो ध्यान रखना है कि ये सवाल जो है ये जेनेटिक्स से है। किससे है? जेनेटिक्स से है। और जेनेटिक्स के सवाल के आधार पर ध्यान रखना है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान देंगे तो आंसर तो इसका बी होगा। अब कैसे बी होगा इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ध्यान रखना, जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स में दो चीज पढ़ना होता है, एक को जीनोटाइप कहा जाता है और एक को फिनोटाइप कहते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा तो हम यहां नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए बता देंगे। बाकी तो चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां चर्चा होती है। तो जीनोटाइप मतलब जीन का समूह है और फिनोटाइप मतलब जो गुण हमें दिखाई देता है। मतलब हमारे शरीर में जो भी गुण दिख रहा है वो हमारे अंदर डीएनए में मौजूद जीन के कारण है। कोई लंबा है तो उसमें ऐसा जीन है, कोई नाटा है तो उसमें ऐसा जीन है, कोई गोरा है तो उसके लिए उसमें जीन है, कोई काला है तो काला का जीन है। तो जो भी कैरेक्टर है वो जीन के कारण है। तो जैसा जीन होगा वैसा ही गुण दिखाई देगा। ये कहना था किसका? मेंडल का। और इसी के आधार पर अगर बी वाला जीन होता है तो बी ब्लड ग्रुप, और ऐसा जीन होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसके आधार पर दो चीज कह रहा है कि मेल है एक और एक फीमेल है। मेल का ब्लड ग्रुप कह रहा है बी है और जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो बी ब्लड ग्रुप कब होता है? तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है कि इसका जीन ये होना चाहिए, और इसके लिए है कि जीन आई ए और आई बी होना चाहिए। ये जीनोम और जीनोटाइप की बात है, जो नहीं पढ़े होंगे जेनेटिक्स उनको समझ में नहीं आएगा। वो आपको जेनेटिक्स पढ़ना होगा तभी जाकर एक चीजें समझ में आएगी। अब यहां पर हम आपको क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता दे रहे हैं कि अगर बी ब्लड ग्रुप है किसका तो उसके शरीर में ऐसा जीन है, और किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके शरीर में ऐसा जीन है। अब ये और ये दोनों की शादी हो गई तो ये दोनों जीन मिलेगा बच्चे में जाने के समय। स्पर्म ओवा फ्यूज करता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का डीएनए और फीमेल का डीएनए मिलता है आपस में, और जब वो समूह बनाता है तो एक नया कैरेक्टर बच्चों में उभरता है। तो अगर ये पुरुष है तो इसमें जो जीन अगर ये वाला चला गया और महिला से ये जीन आ गया तो इसमें आ गया आई बी इधर से और इधर से आ गया आई ए। लेकिन ये अगर इसके साथ ना जाकर के इसके साथ चला है तो एक से आ गया आई बी और इधर से आ गया बी। अगर ये वाला ना जाकर के ये वाला आ जाए और इसके साथ आ जाए तो क्या होगा? आई ए आई बी। आई ए नहीं है, ये स्मॉल आई है। ये स्मॉल आई है तो स्मॉल आई और आई ए। और अगर ये इसके साथ चला जाए तो क्या होगा? तो ये स्मॉल आई और ये आई बी, ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि ये सेट है, समूह है बी और ए बी का। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियरली हम समझा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई बी जो है इसके लिए आई बी और आई जीन है, और इसके लिए आई ए और आई बी जीन है, तभी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है। ये मेल में है और ये फीमेल में। हमने कहा दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सअप होगा। तो अगर ये इसके साथ मिलता है, मेल और फीमेल मिला, तो आई बी और आई ए इधर से आ गया। अगर इसके साथ ना मिल करके इसके साथ मिल गया तो क्या आएगा? आई बी और इधर से भी आई बी। अगर ये वाला आ गया और इससे मिल गया तो आई ए और स्मॉल आई, और ये वाला इससे आ गया तो हो गया आई बी और स्मॉल आई। तो इस प्रकार से चार सेट मिला। और अगर ऐसा होगा बच्चे में तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, क्योंकि ए और बी है। यहां अगर ऐसा होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ऐसा होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, और ऐसा होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। तो देख रहे हैं कि चार में से दो बच्चा क्या हो रहा है? बी ही हो रहा है। बाकी एक ए हो सकता है और एक
ए बी हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि बी होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और इसे हमने कहा कि आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये सब मेंडल्स लॉ जेनेटिक्स में पढ़ना होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप, कैसे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और जेनेटिक्स को मिलाएंगे तब जाकर के ब्लड ग्रुप आपको समझ में आएगा, और ये आप इस कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको समझना होगा। आगे और जब क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन आवर में, तो ये चीजें आपको बिल्कुल और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा और वहां पर हम सब कुछ को डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब चलते हैं तीसरा सवाल की तरफ। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इनमें से कौन सेक्स लिंक रोग है, सेक्स लिंक। तो सेक्स लिंक रोग कौन है ये पूछा गया आपसे। तो बीमारी का नाम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्ल्डनेस या सभी। कौन रोग है जो सेक्स लिंक्ड है। तो पहले तो ध्यान रखना है, ये सभी बीमारी जो है ये सब जेनेटिकल डिजीज है। जेनेटिकल डिजीज समझते हो, आनुवांशिक रोग। और आनुवांशिक रोग क्या होता है कि वैसा बीमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये अगर मदर फादर को है तो बच्चे को भी बीमारी हो जाती है, या पुराना खानदानी कोई बीमारी चलता रहा है तो उसको हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। 4 आनुवांशिक रोग है, ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये तो सभी है, तीनों आनुवांशिक रोग है। देखिए तीनों में कह रहा है कि सेक्स लिंक्ड कौन है। तो सेक्स लिंक जो है वो बाल्डनेस है। बाल्डनेस मतलब होता है गंजापन, बाल शरीर सिर से निकल जाना कम उम्र में, 30-35 होते होते पूरा एकदम टकला चांद जैसा दिखने लगे तो समझना है कि गंजापन हो गया। और गंजापन एक आनुवांशिक बीमारी है कि दादा नाना या कोई भी पुराने खानदान में गंजे हो रहे हों तो उनमें आगे पीढ़ी में गंजेपन की समस्या ज्यादा होती है। ये देखा जाता है नॉर्मली। जैसे ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन गंजे हैं युवावस्था से, और बीग लगा कर रखते हैं। फिल्मों में भी बीग पर ही काम किया उन्होंने, उनका अपना बाल नहीं है। और इसलिए ऋतिक रोशन ने कहा था इंटरव्यू में शुरुआत में कि हमको सबसे ज्यादा डर ये लगता है कि मेरे पिताजी गंजे हैं, कहीं मैं भी युवावस्था में ही गंजा ना हो जाऊं। तो ये वर्ल्डनेस एक बीमारी है जो पीढ़ी से मिलता है। हेमोफीलिया एक बीमारी है, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, जिसमें एक व्यक्ति का रक्त जमता ही नहीं है। और ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया का हुआ था इंग्लैंड में, इसलिए इसको राज घराने की बीमारी कहा जाता है। और सिकल सेल एनीमिया हम पढ़े हैं, जिसमें आरबीसी का शेप हसुए जैसा हो जाता है। तो यहां पर हसुए जैसा शेप किसी में हो सकता है, हीमोफीलिया किसी को हो सकता है, लेकिन बाल्डनेस आप देखे होंगे जब भी होता है तो ये मेल में होता है। फीमेल को गंजा नहीं देखे होंगे कभी, बहुत रेयरली, बहुत एडवांस कंडीशन हो जाएगा तो लाखों में एकाक महिला होगी जिनका बाल उड़ गया होगा और वो गंजी हो गई होंगी। लेकिन पुरुष बहुत मिल जाएंगे आपको, 100 में 20-30% लोग मिलेंगे जो चांद टकला लेकर घूमते रहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक मतलब ये जब भी होगा मेल को ही होगा, फीमेल को नहीं होगा। ये तो ये जीन ऐसा है कि ये जीन मेल में जब जाता है तो ये काम करने लगता है और उनका बाल को सिर से गायब कर देता है, और इसलिए इसको सेक्स लिंक डिजीज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये सेक्स से बंधा हुआ है, कि मेल में ही होगा फीमेल में नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि सेक्स के साथ बंधा हुआ है, मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा। इसीलिए गंजापन अक्सर मेल में होता है। कभी सोचे नहीं होंगे, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि फीमेल में क्यों नहीं होता है। तो फीमेल में होगा ही नहीं, क्योंकि ये जीन ही काम नहीं करता है फीमेल में। तो ये ध्यान रखना है, और इसलिए आपको याद रखना है ऐसे सवाल को जो एग्जाम में यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जाएगा। आगे चलें तो चौथा सवाल का था कि पायरीन का सूत्र होता है। पायरीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बार बार पूछता है एग्जाम में, सैकड़ों बार पूछा गया है। ऑप्शन में CHCl3, CHF, C5H8, CCl4, CF2Cl2। किसका सूत्र है? पायरीन का सूत्र कौन है? तो आंसर CCl4 होगा। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले तो ये ध्यान रखना है CCl4 को, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ इसलिए टेट्राक्लोराइड। और इसका प्रयोग आग को बुझाने में होता है, इसीलिए एग्जाम में पूछता है। और कैसा आग? तो वैसा आग जो इलेक्ट्रिक सर्किट से लगता है, कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गया तो आप पानी से बुझा नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि पानी जैसे ही डालेंगे करंट लगेगा, झटका लगेगा, बुझाना मुश्किल है, चूंकि करंट दौड़ रहा है पूरे घर में। तो उस स्थिति में इसी का छिड़काव किया जाता है जो विद्युत को बहने से रोकता है और आग को बुझा देता है। और इसलिए बार बार पूछता है कि पायरीन का सूत्र क्या है।
ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है, जिसको सुंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म है, याद रखना। इसका हम बताए थे हाल फिलहाल में जब रबर पढ़ रहे थे, तो ये आइसोप्रीन है। नेचुरल रबर में होता है C5H8, तो ये आइसोप्रीन है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है? ये फ्रियोन है। इसी के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्लोरोफॉर्म का सूत्र, आइसोप्रीन का सूत्र, पायरीन का सूत्र और फ्रियोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र, चारों पूछेगा। और आपसे जो यहां पूछा गया पायरीन है, तो एग्जाम में CCl4 याद रखना। आगे चले 5वां सवाल, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, केमिस्ट्री का छोटा सा सवाल करा है। 0.5 मोल कॉस्टिक सोडा का भार कितना होगा? 0.5 मोल कॉस्टिक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिक सोडा भी सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, और जो पूछा जाता है बार बार उसको तो ज्यादा ध्यान रखना। घुमा घुमा कर पूछेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका बदलेगा। तो यहां जो पूछ रहा है वो दो चीज पूछ रहा है कि क्या दिया है, तो 0.5 मोल दे दिया, और किसका? कॉस्टिक सोडा का। तो कॉस्टिक सोडा पहले तो जानेंगे तभी बना पाएंगे कॉस्टिक सोडा होता क्या है। तो कॉस्टिक सोडा एक केमिकल है जो NaOH कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले तो कभी कभी तो ये सूत्र ही पूछ देता कि कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या, तो NaOH। तो कह रहा है कि NaOH का 0.5 मोल दिया हुआ है, तो इसका भार कितना होगा? वेट, ये पूछ रहा। ऑप्शन है 40, 80, 20, 10। क्या आंसर होगा? तो आधा मोल है 0.5 मोल, तो आंसर 20 होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने बताया है आपको मोल कंसेप्ट में कि एक मोल किसी का भी होता है तो उसका भार अनुभार के बराबर होता है। एक मोल बराबर अनुभार होता है। तो आधा मोल अगर होगा तो अनुभार का भी आधा हो जाएगा। ये अनुभार को भाग दे देंगे 2 से तो मिल जाएगा हमको। तो अनुभार कितना? तो सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 23, 16, 39 और 1 40 और बटा 2। तो कर देंगे कितना होगा? 40 बटा 2 कितना? 20। तो बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। मोल कंसेप्ट में सब समझाए हैं, और बिल्कुल वीडियो को आप कंटिन्यूअसली देखें शुरू से अंत तक। तो आंसर हो गया क्या? 5वां का 20, C आंसर। अब चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है उसको देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है छठा, ये भी पूछेगा बार बार, और ये सवाल है रेडियो एक्टिविटी से। तो छठा सवाल कहता है कि रेडियो सक्रिय तत्व कोई भी ले लें, उसके नाभिक में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी समान होता है। मौलिक कण का बात पूछ रहा है, संख्या सर्वाधिक किसका ज्यादा। तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट समझते होंगे, यूरेनियम का नाम सुने होंगे, थोरियम का नाम सुने होंगे, प्लूटोनियम का नाम सुने होंगे। तो वैसा तत्व जिससे अपने आप अल्फा बीटा गामा निकलता रहता है, जिससे रेडियोथेरेपी निकलता है, और उससे हम लोग कैंसर का इलाज करते हैं, या एटम बम बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं। तो वो सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और इसलिए एग्जाम में बार बार पूछता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा निकलने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि रेडियो एक्टिव अगर कोई एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है कि न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन बराबर 1/5 होना चाहिए कम से कम। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो बराबर या इससे ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 1/5, 1.5 से ज्यादा। ऑप्शन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन? तो आंसर न्यूट्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन ऊपर है, प्रोटॉन नीचे, और कह रहा है 1.5 होना चाहिए। 1.5 मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन में नाभिक में तो 2 ही होता है, या तो प्रोटॉन होता है नहीं तो न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, ये तो बाहर रहता है। तो इन दोनों में कौन? तो देखना है प्रोटॉन नीचे है, और नीचे वाला राशि छोटा है तभी ये ज्यादा है, तब 1.5 आया आंसर। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना होना चाहिए? कम से कम 1.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब न्यूट्रॉन हर हाल में ज्यादा होगा नाभिक में, किससे? प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर इसका भी क्या होगा? सी होगा, छठा का। अब चलते हैं 7वां सवाल। क्या कह रहा है देखें 7वां को। इनमें से कौन बीमाहीन राशि नहीं है? ये फिजिक्स का सवाल, और ऐसा ही सवाल बीपीएससी 65 में पूछा गया था, एकदम सेम सवाल ऐसे ही। इनमें से कौन बीमाहीन राशि नहीं है? ऑप्शन है विकृति, यंग मॉडुलस, विशिष्ट घनत्व, घर्षण गुणांक। क्या है ऑप्शन? विकृति, यंग मॉडुलस, विशिष्ट घनत्व, घर्षण गुणांक। क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा यंग मॉडुलस। क्यों? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी, जस्ट इसके बाद तो फिजिक्स का क्लास होगा 4 बजे, उसमें हम लोग विकृति, यंग मॉडुलस दोनों देखेंगे, और ये बाद में देखेंगे। घर्षण गुणांक देख चुके हैं जब घर्षण चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो सब हम बता चुके हैं, ध्यान रखना।
कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, जो चैप्टर हो गया उसमें सब बताया गया। तो हमने कहा था विकृति क्या होता है, विकृति स्ट्रेन बराबर होता है क्या, तो एक बीमा, ये स्ट्रेन बराबर हम समान भाषा में लिख रहे हैं आकार में परिवर्तन और बटा मूल आकार, ये होता है विकृति। मूल आकार क्या मतलब इसका, कि अगर लंबाई ऊपर लें तो नीचे भी लंबाई लेना है, अगर एरिया लेना है तो नीचे भी, तो लंबाई लें एल बटा एल, तो एल कटेगा तो इसका बीमा बचेगा ही नहीं, तो ये तो बीमाहीन राशि है। यंग मॉडुलस क्या होता है, तो यंग मॉडुलस होता है क्या, कि अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, विकृति नहीं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटा अनुदैर्ध्य विकृति को भाग दे दें, तो यही हमको यंग मॉडुलस कहलाता है 22। तो प्रतिबल हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, प्रतिबल क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, और नीचे क्या है, एल बटा एल, तो एल तो कटेगा लेकिन फोर्स बटा एरिया बच जाएगा। तो बल बटा क्षेत्रफल बटेगा, तो बल बटा क्षेत्रफल बचेगा, तो बल बटा क्षेत्रफल को अगर हम लिखें तो एफ बटा ए का अगर बीमा लिखेंगे तो एफ का एम एल टी माइनस 2 और एल टू कटेगा ऊपर जाएगा, तो एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2, यही बीमा होगा किसका, यंग मॉडुलस का, क्योंकि ये स्ट्रेस के बिल्कुल समान है प्रतिबल के, और प्रतिबल हम बता चुके हैं फोर्स बटा एरिया होता, तो फोर्स बटा एरिया के हिसाब से यंग मॉडुलस का बीमा होगा कितना, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, यही बीमा होगा इसका, इसका 0 होगा। और विशिष्ट घनत्व क्या होता है, तो घनत्व बटा घनत्व, घनत्व बता घनत्व को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। एक पदार्थ का घनत्व और मानक पदार्थ का घनत्व ले लें तो ये विशिष्ट घनत्व होगा, तो घनत्व कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ। घर्षण गुणांक हम क्या कहते, म्यू बराबर कहते एफ आर बटा एम, ऊपर में फोर्स नीचे में फोर्स, दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, संख्या बचेगा। तो इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, लेकिन इसका होता है। तो यहां नहीं पूछ रहा है कौन बीमाहीन राशि नहीं है, तो ये बीमाहीन है, ये बीमाहीन है, ये बीमाहीन है, लेकिन ये बीमाहीन नहीं है क्योंकि ये क्या है, फोर्स बटा एरिया के बराबर है। तो आंसर क्या होगा, यंग मॉडुलस। तो ये था 7वां सवाल। कितना सही हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप को बड़ा करें। जब तक ये ग्रुप बड़ा नहीं होगा आप अपनी क्षमता का आकलन नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखें कि बिल्कुल क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर ध्यान ना दें। एंटरटेनमेंट और मनोरंजन करने का अलग साधन है, अलग समय है, वो अलग रूप में करें। जब हम लोग पढ़ाई के लिए फोकस कर रहे हैं, बीपीएससी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल गंभीरता से तैयारी करनी चाहिए आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। 8वां सवाल क्या कहता है, कहता है 10 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध 20 ओम है, तो इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगा। बहुत सिंपल सवाल है, फिजिक्स में करंट का सवाल है, बार बार पूछता है। एनटीपीसी में, रेलवे में, टेक्नीशियन में, ड्राइवर में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, जो दिया उनको पता होगा। तो क्या करा कि 10 समान प्रतिरोध है। 10 समान प्रतिरोध मतलब मान लेते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू R है, तो 10 ऐसा है, मतलब 10 है R वैल्यू का, n बराबर कितना है 10 की संख्या में है और 1 का वैल्यू R है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए पहले, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R A से समतुल प्रतिरोध बराबर N इंटू R होता है। ये वैल्यू याद रखना है कि अगर सीरीज क्रम में जोड़ेंगे तो संख्या और प्रतिरोध को गुना करने तो समतुल प्रतिरोध मिल जाएगा। अब कहता है कि इसी का समतुल प्रतिरोध 20 ओम मिलता है, मतलब ये वैल्यू दे दिया है 20 ओम। ये कितना दे दिया है 20 ओम, और संख्या कितना दिया है 10, और ये वैल्यू R नहीं बताया कि कितना है। अब कहता है कि इन्हीं 10 को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पैरेलल क्रम में, तो समतुल प्रतिरोध होगा कितना। तो पहले R निकाल लेते हैं, तो R का वैल्यू कितना, तो R बराबर कितना, तो R बराबर लिखेंगे तो 20 और बटा 10 कितना हो जाएगा 2 ओम। 1 का वैल्यू हो गया 2। अब पैरेलल पूछ रहा है कि पैरेलल में जोड़ दें, तो RP बराबर क्या होता है, तो RP बराबर होता है R बटा N, मतलब एक प्रतिरोध संख्या को भाग दे दें तो RP का वैल्यू मिल जाता है। तो R कितना मिला हमको 2 ओम मिला, और है कितना 10, तो 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 ओम आंसर आएगा। कितना हो गया, तो सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है, ये ध्यान रखना। सीरीज का ये सूत्र और पैरेलल का ये सूत्र याद रखेंगे, आप बना सकते हैं। ऑप्शन था 200 ओम, 2 ओम, 10 ओम, कौन ओम, तो 0.2 ओम, डी। 9वां सवाल बिल्कुल ध्यान रखें और एकदम फास्ट सोचें। इतना तो हम समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर आपको पता होगा तो ये 11 क्वेश्चन बनाने में
2 मिनट भी समय नहीं लगेगा। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जीएस एक बहुत ही स्कोरिंग और रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है। आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप दूसरे बच्चों से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें बनाने में वक्त नहीं लगता है। तो ये ध्यान रखें। अब चलते 9वां सवाल कह रहा है कि हमारे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस कोई नहीं, कौन आभासी बनाता है? तो ये ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब, ये ध्यान रखना। क्या होता है आभासी प्रतिबिंब? तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जैसे हमारे आंखों पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसके कारण हम देख पाते हैं। और हमारे आंख में कौन लेंस लगा हुआ है? तो हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो उत्तल लेंस में तो होगा नहीं, तो उत्तल लेंस, और जैसा उत्तल लेंस काम करता है वैसे ही अवतल दर्पण काम करता है। जैसे उत्तल लेंस काम करेगा वैसे ही अवतल दर्पण काम करेगा। मतलब ये दोनों क्या करेगा? तो वास्तविक भी बना सकता है, आभासी भी बना सकता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब, मतलब हमेशा सीधा ही बनाएगा। हम एक बना के दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इसमें ज्यादा केस नहीं है। केस नहीं है मतलब ज्यादा आप ऑप्शन नहीं है अवतल लेंस में। अब एक अवतल लेंस हम बना रहे हैं यहां पर, समझें इसको, क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। लाइट चैप्टर में जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तब कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो एक अवतल लेंस ले ऐसे, तो एक अवतल लेंस है ये, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका ऑप्टिकल एक्सिस। अब एक वस्तु रखें कहीं भी रखें आप, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ये मान लेते हैं फोकस है, और इसका फोकस का डबल दूरी। एक वस्तु इधर रखते हैं यहां, तो वस्तु यहां रखें और एक किरण ले जाए ऐसे मिरर पर, लेंस पर ले जाए ऐसे, तो ऐसे जाएगा तो कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। और ऐसे निकलेगा तो एक कटिंग करेगा यहां आकर, और एक ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजारा, तो यहां कटा, और कटा तो ऐसे देख रहे हैं, ये सीधा प्रतिबिंब यहां बना। तो कहीं भी इधर रखेंगे ना तो ये सीधा ही बनेगा, कभी उल्टा नहीं बनेगा। और सीधा जब भी बनेगा तो समझना है वो क्या है? आभासी है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं इसको आप पर्दा पर नहीं देख सकते हैं। पर्दा पर देखने के लिए हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, और ये अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं। तो छोटा बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनाएगा, जो हम लोग लाइफ में पढ़ेंगे। तो आंसर यहां क्या होगा? अवतल लेंस होगा। ये आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। लेकिन यहां हमेशा पूछ रहा है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाने वाला लेंस अवतल लेंस, ये ध्यान रखना। अब 2 करंट हमने दिया है, क्योंकि 3-3 करके 9 हो रहा था, तो करंट को भी जोड़ा हमने, और ये करंट वो है जो हमने आज ही कल आपको करवाया था। इसमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा और सबको सही करने का मौका मिला होगा। तो खुश हो जाए बना करके। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कितने राशि तक के कर्ज पर कोविड-19 काल में 6 महीने का ब्याज नहीं लेने का आदेश जारी किया? ऑप्शन है 10 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, कौन सही है? तो ये तो कल ही का न्यूज था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 काल में एक आदेश जारी किया है कि जो भी लोन लिए हुए हैं, कर्ज लिए हुए हैं, उनको कोविड काल के दौरान 6 महीने तक, अगर 2 करोड़ का लोन है तो उनको किसी भी तरह का ब्याज देने का जरूरत नहीं, 6 महीने का। तो ये राशि कितनी तय की गई है? 2 करोड़। 2 करोड़ से ऊपर का अगर लोन है तो फिर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आंसर डी। 11 नंबर सवाल का था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, हमने बताया था आपको कि वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2019 जारी हुआ। इसमें एसटी के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध कहां हुआ? पहला ऑप्शन है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा एमपी, चौथा बिहार। कहां हुआ एसटी के विरुद्ध? तो ये याद रखना है कि आंसर एमपी होगा। अगर एससी होता तो आंसर यूपी होता। और बताया गया था एनसीआरबी जो रिपोर्ट जारी करता है वार्षिक, ये 1953 से जारी हो रहा है, 1953 से। और इस प्रकार से ये काफी लंबे समय से हर साल जारी होता है। और हमने कहा था कि इस साल जो 2019 का रिपोर्ट आया है उसमें एससी के विरुद्ध जो मामला है उसमें 7% की वृद्धि, जबकि एसटी के विरुद्ध 26% की वृद्धि दर्ज की गई। एससी के मामले में सबसे ज्यादा अपराध यूपी में हुआ है और एसटी के मामले में सबसे ज्यादा अपराध एमपी में हुआ है। तो आपको एसटी पूछा गया तो आंसर क्या होगा? एमपी होगा। तो यही इतना
आज का 10 का दम, तो बिल्कुल 10 में 10 नहीं है, तो आज 11 था, तो 11 में 11 सही होना चाहिए। आगे जितना भी सवाल रहे 100% सही करें, और इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझ करके आप क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करें, नोट्स भी बनाते चलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर अप हो सके, और इसके द्वारा आप सब्जेक्ट मैटर को पूरा ठोस तैयारी कर सकें। तो फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन आवर में कल, जो आर्ट सेक्शन का होगा दूसरा क्वेश्चन आवर, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब का सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो सब तैयार रहिए। उसके अलावा इवनिंग का क्लास और मॉर्निंग का क्लास जैसे चलता है एज यूजुअल चलता रहेगा। तो शुभ रात्रि, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए एक बार, देश की एकता अखंडता के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।